पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास और उसका फर्स्ट सब टॉपिक है पर्यावरण। तो आइए हम यहीं से अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण व उसकी अंतःक्रियाएं। पर्यावरण के चार घटक हैं, जिनमें से पहला है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसके अंतर्गत क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, और समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, आता है। दूसरा है जीवमंडल, जिसे हम बायोस्फेयर कहते हैं, जिसके अंतर्गत पौधे एवं जंतु आता है। तीसरा है हाइड्रोस्फेयर, जिसे हम जलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत हिम नदी, झील, नदी और सागर आता है। चौथा है स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत पर्वत, मैदान और मरुस्थल आता है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के तीन संगठक हैं। पहला भौतिक या अजैविक, जिसके अंतर्गत स्थल, वायु, जल आदि आते हैं। जैविक, जिसके अंतर्गत पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं। तीसरा सांस्कृतिक यानी मानव निर्मित गतिविधियाँ। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें हम आगे देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से, जिसे कि इन लोगों ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट, और जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं उसकी संरचना के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। पर्यावरण के दो स्तर हैं। लघु के अंतर्गत जीवाणु का पर्यावरण आता है और वृहत स्तर के अंतर्गत वृक्ष का पर्यावरण आता है। इसमें विभिन्नताएं के क्या क्या कारण हैं? जलवायु में परिवर्तन, मृदा के प्रकार, स्थलाकृति में अंतर, कारक संसाधन के रूप में और नियंत्रक के रूप में। अब इसके संगठक में तीन चीज़ें दी हुई हैं: भौतिक, जैविक और ऊर्जा। तो भौतिक के अंतर्गत स्थल, वायु और जल आते हैं, और जैविक के अंतर्गत पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। और वहीं ऊर्जा के अंतर्गत सौर और भूतापीय ऊर्जा आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, जो हमने भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला है, पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। यह सही है, जैसा कि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं, ये भी सही है, हमने इसको भी पढ़ा था। भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है, ये भी सही है, जिसे कि हमने पढ़ा था। तो जब ये तीनों ही सही हो गए तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उपर्युक्त सभी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर्क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है?
तो पर्यावरण जैविकीय या जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, इन तीनों से ही बनता है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डी ऑप्शन को चूज़ किया है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक एवं अजैविक यानी कि भौतिक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं, अतः विकल्प डी इसका उत्तर है। इसका आखिरी प्रश्न है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो पहला है परिचालन पर्यावरण, दूसरा है सांस्कृतिक भौतिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण और चौथा है जैविकीय पर्यावरण। हमने परिचालन पर्यावरण के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक के बारे में पढ़ा है, तो इसका उत्तर होगा ए। और अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, जो कि इस तरीके से है। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट, जैविकीय पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ यथा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियाँ शामिल होती हैं, जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु के अंतर्गत मानव भी आएगा और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। अगला सब टॉपिक है धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, जिसे कि रियो घोषणा भी कहते हैं, में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। अब इसमें आगे देखते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे या आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिकी और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित एवं संरक्षित की जा सके। सतत विकास के लिए जैविक या जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। प्रकृति की अपनी सुंदरता है और अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित हैं और यही हम नीचे टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाओं को देखेंगे, जिसमें कि पहला है पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, और पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं के अंतर्गत आते हैं जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में, और आखिरी है वर्तमान पर्यावरण की स्थिति। उसके बाद दूसरा आता है मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं, जिसके अंतर्गत पहला है जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता,
गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, और आखिरी है तकनीकी स्तर। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, सांख्यिकी विधि और भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब इसी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, यह सही है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, और इसका कारण भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। आइए हम इसे आगे देखते हैं। ए जो कि उत्तर सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों, मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिकी और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संतृप्त की जा सकें। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, अवर कॉमन फ्यूचर तीसरा था जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और डी है पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो इसका उत्तर होगा बी, अवर कॉमन फ्यूचर। इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में हुआ था, और ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989 में हुआ था, और उसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और सामाजिक संसाधन। तो इसका उत्तर होगा ए, प्राकृतिक संसाधन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण व उचित प्रबंधन करना है। उस हिसाब से उत्तर हमारा ए हो गया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो ये तीनों ही उत्तर सही हैं। उसके हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में
एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित हैं।